जापान में मायूस लोग अक्सर या तो खुदकुशी कर लेते हैं या फिर वो जो हांसटो का इंतखाब कर लेते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये जो हांसटो क्या बला होती है, तो मैं आपको बता दूं कि बज़ाहिर तो इसका मतलब बुखारात बनकर उड़ जाने का है, लेकिन जापानी इसे अपना माजी और नाम पहचान छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करने की इस्तिलाह के लिए इस्तेमाल करते हैं। जापान का भी एक अजीब सा मुआशरा है। वहाँ वो लोग नाकाम होने या शिकस्त खाने पर एक दूसरे को जलील नहीं करते। वहाँ जब कोई मुकम्मल नाकाम हो जाता है या दूसरों और खुद के लिए शर्म बन जाए, तो तब दूसरे जापानी उसे गालियां देने के बजाय तरस खाती नजरों से देखते हैं। अगला इंसान उन नजरों का सामना नहीं कर सकता, इसलिए अगर वो खुद से मायूस हो चुका हो तो उसे खुदकुशी आसान लगती है। लेकिन अगर वो खुद से मायूस नहीं, तो फिर वो जो हांसटू करता है, वो अपना नाम पहचान रिश्ते मकाम सब छोड़कर एक नई जगह नई पहचान से नई जिंदगी शुरू कर देता है। ये खुद को दूसरा चांस देता है, जहां कोई ये साबित करना चाहता है कि मेरी नाकामी या दूसरों को मायूस करने की वजह ये नहीं थी कि मुझ में काबिलियत नहीं थी, बस हालात की तरबियत से मैं नाकाम हुआ था। एक सर्वे के मुताबिक जापानी कौम दुनिया की बेहतरीन कौमों में से एक है। इनके बेहतरीन होने की भी 10 वजूहात हैं। इन वजूहात में सबसे पहले इनका मेहनती होना है। इनका एक फर्द साल में 2450 घंटे काम करता है, जो कि दूसरी कौमों के मुकाबले में 5 गुना ज्यादा बनता है। शुरू ही से मेहनत करना मजाज बना दिया जाता है। जापान में मेहनत करने वाले को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। वहां जो मेहनत नहीं करता है उसको अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। जापानी कौम की दूसरी खूबी इनका जिम्मेदार होना है। जिम्मेदारी का मतलब अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। इनके जिम्मेदार होने का मयार ये है कि अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी ना कर सके तो वो खुदकुशी करने को तरजीह देता है। वहां पर एक तालिब इल्म से लेकर बड़े ओहदे पर बैठा शख्स भी निहायत जिम्मेदारी से अपना काम करता है। एक दफा उनके यहाँ ट्रेन का हादसा हो गया और आला ओहदेदार को उस हादसे का जिम्मेदार ठहराया गया। उस ओहदेदार ने उज़र पेश करने के बजाय मर जाने को तरजीह दी। इनकी तीसरी खूबी कफायत शार होना है। ये कफायत शारी मर्द और औरत दोनों में पाई जाती है। जापानी कौम अपने वसाइल, अपनी तवानाइयां और पैसे को कफायत शारी से इस्तेमाल करती है। जापानी कौम अपने वसाइल को चोरी नहीं करती, और जो अगर कोई ऐसा करता है तो उसको बहुत बुरा समझा जाता है। कफायत शारी कौमों की तरक्की का जामिन होती है। इनकी चौथी खूबी वफादार होना है। जापानी कौम अपने मुल्क, ताल्लुकात और मामलात में वफादार होते हैं। ये वफादारी ही है कि इनके यहाँ तलाक की शरह ना होने के बराबर है। हर शख्स जिस इदारे में काम करता है वहीं मुस्तकिल रहना पसंद करता है। इन लोगों की सीवी में मुख्तलिफ इदारों में काम करने की लंबी चौड़ी फहरिस्त नहीं होती, बल्कि जिसकी लंबी चौड़ी फहरिस्त हो उसको अच्छा नहीं समझा जाता और इसके बारे में ख्याल किया जाता है कि ये अपने इदारों के साथ वफादार नहीं है। इनके यहाँ वफादारी का मयार ये है, ये कौम अपने आबाई इलाकों को भी नहीं भूलती और वहां जाकर फलाह के काम करना पसंद करती है। जापान दुनिया का वाहिद बदकिस्मत मुल्क है कि जिसके 2 शहर एटम बम की तबाही की वजह से उजड़ गए। उस तबाही की वजह से आज भी वहां बहुत से अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। इतना नुकसान बर्दाश्त करने के बाद भी ये कौम अपने पांव पर दोबारा खड़ी हो गई। गिरने के बाद उठना, उठकर चलना और चलते चले जाना, ये जापानियों का शेवा है और यही इनकी पांचवी खूबी है। ये कौम हार नहीं मानती। इनके लोगों के रवैयों में सिर्फ हिम्मत ही हिम्मत मिलती है। ये लोग गलत को गलत और सही को सही कहते हैं। ये कौम छोटे से छोटे असूल की पैरवी करने को भी फख्र समझती है। इनके यहाँ कोई बॉस का यार नहीं होता, बल्कि यहाँ सब मिलकर काम करते और काम के ही यार होते हैं। वो लोग काम को सबसे अहम समझते हैं। ये इतनी हिम्मत वाली कौम है कि यहाँ पर बूढ़े बूढ़े लोग काम करते नजर आते हैं। ये कौम अपनी आखिरी उम्र तक काम करती है। जापानी कौम आगाज करने में मास्टर है। इनकी हिम्मत का हाल ये है कि 40 की दहाई में इस पर एटम बम गिराए गए, लेकिन 60 की दहाई में हर चीज पर मेड इन जापान लिखा होता था। इस कौम को सबसे बेहतरीन कौम माना जाता है। एक दफा एक जापानी को, जिसका ताल्लुक ज़राअत के शोबे से था, सिंध आने का इत्तफाक हुआ, तो उसने कहा लगता नहीं है कि आप लोग ज़राअत में बहुत ज्यादा तरक्की करेंगे। उससे पूछा गया कि वो कैसे, तो उसने जवाब दिया कि आप लोगों में काम करने का शौक नहीं है, आप लोग सिर्फ कमाने के लिए काम करते हैं, आप लोग काम से मोहब्बत नहीं करते। जो कौम छोटे छोटे काम बड़ी मोहब्बत से करती है वही कौम तरक्की करती है। जापान दुनिया के उन मुल्कों में शामिल है कि जहां पर बहुत ज्यादा तहकीक होती है। जापानियों में तजस्सुस की ख्वाहिश बहुत ज्यादा पाई जाती है और ये इनकी छठी खूबी भी है। यहाँ तहकीक को बहुत प्रमोट किया जाता है। तहकीक करना यहाँ की गवर्नमेंट की तरजीह में शामिल है। जापान में तहकीक करने वाले को बड़ी इज्जत की निगाह से देखा जाता है। आज जो दुनिया हमें खूबसूरत नजर आ रही है, इसमें तहकीक करने वालों का बड़ा किरदार है। अगर तहकीक करने वाले ना हो तो शायद दुनिया इतनी खूबसूरत ना हो। लिहाजा तरक्की के लिए तहकीक का निहायत अहम किरदार होता है। जापानी कौम दुनिया में सबसे ज्यादा रसायल, जरायद और किताबें पढ़ती है और ये इनकी 7वीं खूबी है। इसका मतलब ये है कि जापान में सबसे ज्यादा बुक रीडिंग की जाती है। जापानी कौम इंग्लिश जबान को ज्यादा पसंद नहीं करती। ये अपनी जबान में ही लिखना पढ़ना पसंद
کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن قوموں نے بھی ترقی کی ہے انہوں نے اپنی زبان میں ہی ترقی کی ہے۔ علم اپنی زبان کے ذریعے ہی آتا ہے، لہٰذا جب علم ہو تو علم دیا جاتا ہے، جب علم ہو تو ہی علم پرموٹ ہوتا ہے۔ اگر استاد اچھا ریڈر نہ ہو تو شاگرد بھی اچھا ریڈر نہیں بنتا۔ جس طرح کہا جاتا ہے کہ جو ریڈر ہوتا ہے وہی لیڈر ہوتا ہے، اس طرح جو قوم ریڈنگ کرتی ہے وہی لیڈ بھی کرتی ہے۔ جاپانی قوم ٹیم بنا کر کام کرتی ہے اور یہ ان کی 8ویں خوبی ہے۔ جاپانی قوم منظم انداز میں کام کرتی ہے، وہ لوگ ٹیم بناتے ہیں اور ٹیم کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ ان کے ہاں حکومتی سطح پر جو بھی منصوبہ شروع ہوتا ہے، اگر حکومت تبدیل ہو بھی جائے تو بھی اگلی حکومت وہ منصوبہ مکمل کرتی ہے۔ جب ٹیم بلڈنگ اور منصوبہ بندی ہو تو پھر ایک حکومت دوسری حکومت کے کاموں کو سپورٹ کرتی ہے، اور یہ کام حکومت چلانے کے لیے نہیں بلکہ ملک چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب ملک ترجیح اول ہو تو پھر چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے ٹیم اپنا کام کرتی رہتی ہے۔ جاپان میں بچوں کو بچپن ہی سے ان کے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھایا جاتا ہے، یہ ان کی 9ویں خوبی ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے ذمہ داری قبول کرنے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں بچے جوان بھی ہو جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے والدین کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جن بچوں میں ذمہ داری قبول کرنے کا مزاج نہ ہو وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتے۔ بچپن سے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کا مزاج ہو تو ادارے اور ملک اپنے پاؤں پر کھڑے اور کامیاب ہوتے ہیں۔ جاپانی قوم اپنی ثقافت کو بہت اہم سمجھتی ہے اور یہ ان کی 10ویں خوبی بھی ہے۔ ثقافت ان کی ترجیح میں شامل ہے۔ ثقافت انسان میں موٹیویشن پیدا کرتی ہے۔ جاپانی قوم دوسروں کے ساتھ اپنا موازنہ نہیں کرتی اور نہ ہی دوسروں سے مرغوب ہوتی ہے۔ انہیں اپنی ثقافت پر ناز ہے، انہوں نے ثقافت کو اپنے نصاب میں شامل کیا ہوا ہے۔ ثقافت میں اخلاقیات بھی ہیں، روایات بھی اور تاریخ بھی۔ کسی بھی قوم کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہوتا ہے۔ جن قوموں کو اپنی ثقافت پر ناز ہوتا ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ گھر ایک جاگیر ہوتا ہے، گھر ایک ملک ہوتا ہے، گھر کا بھی کوئی بادشاہ ہوتا ہے۔ اگر گھر پر ان 10 اصولوں کو لاگو کر لیا جائے تو گھر کامیاب ہو جائے گا۔ جب ایک گھر کامیاب ہو تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے گھر بھی یہ اصول اپنانا شروع ہو جاتے ہیں اور یوں دیے سے دیا جلنا شروع ہو جاتا ہے۔ جس طرح ایٹم بم ہماری بقا ہے، اسی طرح کردار بھی ہماری بقا ہے۔ کردار پیدا کرنے میں ان 10 اصولوں کا نہایت اہم رول ہے۔ آج ہر فرد واحد کو ان 10 اصولوں کو اپنانے کی ضرورت ہے تاکہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکے۔ ہمارا معاشرہ بہرحال ایسا ہے کہ یہاں کسی سے غلطی ہو جائے تو لوگ جوک در جوک اسے ذلیل کرنے پہنچ جاتے ہیں۔ باقی کی زندگی مختلف لوگوں کو وضاحتیں دیتے یا ایک دوسرے کو الزام دیتے گزر جاتی ہے۔ یہاں لوگ ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے لیے اتنے شوقین ہیں کہ بعض اوقات کسی غلطی کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ دوسروں کو ہی غلط سمجھ کر ذلیل کرنا فرض سمجھ لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں اسی لیے جو ہانسٹو نہیں ہے، کیونکہ یہاں اخلاق و معیار کے ساتھ ساتھ شرم و حیا بھی منہ چھپا کر نکل گئے ہیں اور ہم ایک ہجوم کی صورت ان کے پیچھے رہ گئے ہیں۔ دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے بہکر نیٹ ورک ویڈیوز کی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔